आप सभी का उज्ज्वल संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। सुप्रभातम। हाँ, तो आइए आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कक्षा 10 में संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत में भी जिन्हें व्याकरण से बहुत डर लगता है कि हमें कई बार बच्चों की शिकायतें रहती हैं कि हमें संस्कृत की व्याकरण समझ में नहीं आती, संधि समझ में नहीं आते, समास समझ में नहीं आते। मतलब तरह तरह के जो व्याकरण के टॉपिक दे रखे हैं वो सर हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में जो संस्कृत के प्रति, संस्कृत व्याकरण के प्रति जो डर बैठा हुआ है वो आपके मन से बिल्कुल बाहर हो जाएगा और आपको एक एक टॉपिक एक अच्छी तरह समझ में आएगा और आप आज के बाद कभी नहीं कहोगे कि हमें संस्कृत की व्याकरण समझ में नहीं आती है, संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप मेरे साथ में बने रहिए और जिस प्रकार से मैं समझाता हूँ उस प्रकार से आप उसको समझते जाइए साथ साथ में। तो आइए फ्रेंड्स, संस्कृत की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि जो संस्कृत में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो बात करते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पाठ्य पुस्तक, एक पुस्तक है और दूसरा है व्याकरण। समस्या ये रहती है कि पुस्तक तो हर बच्चा पढ़ लेता है और समझ भी जाता है। लेकिन समस्या रहती है कि सर हमें व्याकरण में बहुत ही समस्या रहती है। व्याकरण कोई 1-2 नंबर का नहीं आता। इसमें व्याकरण के अंक निर्धारित किए गए हैं 25 नंबर्स। कितने नंबर्स निर्धारित किए गए हैं? 25 नंबर्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो ये 25 नंबर की व्याकरण जो कक्षा 10 में पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है और इसका एक एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि संधि। टॉपिक का नाम क्या है? संधि। हम संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपने साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और साथ साथ में आप जो आपको लगे महत्वपूर्ण पॉइंट उनको आप नोट भी करते रहिए। तो आइए चर्चा करते हैं संधि। सबसे पहले संधि की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे कि संधि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। उत्पत्ति कह सकते हैं, व्युत्पत्ति कह सकते हैं कि संधि शब्द बना कैसे है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, संधि में जो उत्पत्ति है उसमें उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि संधि जो शब्द है, जो संधि शब्द बना हुआ है, इस संधि शब्द में सबसे पहले तो सम उपसर्ग प्लस डू धाये धातु, बात का ध्यान देना, बात पर विशेष का ध्यान देना। प्लस को मैं कहीं कहीं पर आपके सामने धन का प्रयोग भी करूँगा कि सम धन डू धाये। प्लस बात करें इसमें प्रत्यय की तो प्रत्यय है की प्रत्यय। तो सम तो उपसर्ग हो गया और डू धाये में डू और य का लोप होकर के धा शेष बचा और की में ई शेष बचा। मिला देते हैं इन सबको तो सम धा में से जो ये आ है, इस आ का यहाँ से लोप होगा और ध आधा रहेगा, ई की मात्रा इस पर लगा देंगे। रूप बन रहा है समधि। क्या रूप बन रहा है? समधि। अब समधि में जो मैं है, मैं का हो जाता है परसवर्ण। परसवर्ण का मतलब ये होता है कि जो आगे इस मैं के आगे अर्थात दूसरे पद में यानी धी में जो प्रथम अक्षर, तो धी में जो प्रथम अक्षर है ध,
इस ध का परसवर्ण, परसवर्ण का मतलब है जो आगे इस मैं के आगे दूसरे पद में जो ध है उस ध का पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण यहाँ पर करेंगे तो पांचवा वर्ण होता है ध का। ध आता है तैवर्ग में, तैवर्ग का होता है न, तो रूप बन जाता है संधि। बात हुई कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है, संधि में समास कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है इसमें कि उपसर्ग पूछा जाए तो सम, उपसर्ग पूछा जाए तो सम, धातु पूछा जाए तो धा लिख सकते हो आप सीधे, और यदि प्रत्यय की बात की जाए तो की प्रत्यय। अब इसमें ध्यान रखना है कि में शेष क्या बनता है, ई। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि संधि शब्द बोलने में हमें लगता है कि स्त्रीलिंग का है, लेकिन है ऐसा नहीं। संधि शब्द यानी जिन शब्दों के अंत में की प्रत्यय का प्रयोग हो या की प्रत्यय लग जाता है, जुड़ जाता है, तो वो शब्द अपने आप में ही पुल्लिंग के बन जाते हैं। तो अब ये तो हुई संधि की व्युत्पत्ति के बारे में। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, अब संधि की परिभाषा देखिए आप कि संधि शब्द से परिभाषा, यह मैंने लिखा है संधि की परिभाषा संस्कृत में है, इसको कोशिश करूंगा हिंदी में समझाने की और आपको अच्छे से समझ में आएगी कि वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत्संधि इति कहते थे। इसको एक दो बार आप मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा कि वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयोः वर्णयोः परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत्संधि इति कथ्यते। तो यहाँ शब्द आया है कि वर्ण संधानम, संधानम का मतलब होता है मेल होना, आपस में मिल जाना। दो वर्णों का आपस में मिल करके एक हो जाना क्या कहलाता है, संधान कहलाता है। तो वर्णों का संधान जो भी यहाँ पर होगा, जो परिवर्तन होगा वो वर्ण के स्थान पर ही होगा। अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम, यानी दो वर्णयो वर्णों के परस्परम यानी जो आपस में, यत जो संधानम संधान या मेल जो मेल होता है वह क्या है, संधि कहलाता है। यानी दो वर्णों के परस्पर जो मेल होता है वह या उसे संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि अर्थात दो वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है। अब दो वर्णों का मेल क्या है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। दो वर्णों का मेल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमालय। कौन सा एग्जाम्पल है, हिमालय। हिमालय एग्जाम्पल है, हिमालय का संधि विच्छेद किया हिमधन आलय। अब इसमें दो वर्ण कौन कौन से हैं, अब जो आपको ध्यान में रखना है कि पद दो होते हैं संधि में। इसको पहला पद कह सकते हैं, दूसरा पद, यानी प्लस से पहले जो शब्द है, जो पद है वो पहला पद और उसके बाद वाला है वो दूसरा पद है। इसको पूर्व पद कहो या इसे उत्तर पद कहो। इसे पूर्व पद का नाम दे रहे हो तो इसको आपको बोलना होगा उत्तर पद। इसको प्रथम पद कह रहे हो तो ये द्वितीय पद। इसको पहला पद कह रहे हो तो ये दूसरा पद। आपको जो भी अच्छा रहे, तीन नाम मैंने बताए, उनमें जो भी आपको याद रहे वो रखो। पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद, प्रथम पद, द्वितीय पद। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा पूर्व पद कहूँगा तो आपको समझ जाना पहले पद, प्रथम पद से भी पहला पद होगा। तो यहाँ पर हम दो वर्णों की बात करते हैं। तो हिम में जो मैं में ए है, हिम का जो मैं में ए है, हिम में जो मैं है यानी हिम पहले पद के अंत में क्या है, मैं में ए, और आगे क्या है आ। इन दोनों का आपस में मिलकर के एक वर्ण बन जाना, जैसे यहाँ पर ए और आ मिलकर के क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो ये क्या हो गई, संधि हो गई इसमें। यानी दो वर्णों के आपस में आकर के एक होकर के आपस में मिलकर एक हो जाना ही क्या है, संधि है। तो जहाँ प्लस का चिन्ह दिखाई देगा वो होगा विच्छेद। क्या होगा, विच्छेद, संधि विच्छेद कहेंगे। और जो मिला हुआ पद है, एक पद बना हुआ है, वो संधि पद कहलाता है। तो ध्यान रहे आपको, संधि पद जो मिला हुआ शब्द है, एक शब्द है जो संधि पद है। जैसे यहाँ पर हिमालय संधि युक्त पद है और हिमधन आलय ये संधि युक्त संधि विच्छेद पद है। समझ में आ गया होगा, ये संधि विच्छेद पद है, ये संधि विच्छेद पद है। आप चलते हैं आगे। पाणिनि की परिभाषा।
अब एक परिभाषा हमने साधारण तरीके से पढ़ी कि संधि किसे कहते हैं, तो उसको हमने समझाने का प्रयास किया, आपको बताया कि वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानम मेलनम व भवति तत्संधि इति कथ्यते। जैसे हिमालय हिमधनालय, यानी वर्णों के संधान को संधि कहते हैं, या फिर दो वर्णों के परस्पर जो मेल होता है, जो मिलान होता है, या दो वर्ण आपस में मिलकर के एक हो जाते हैं, वह संधि कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताया हिमालय हिमधन आलय, तो हिमालय शब्द है ये तो एक संधि युक्त पद है, और हिमधन आलय जो पद है वो है एक संधि विच्छेद पद। तो उम्मीद करता हूँ संधि विच्छेद और संधि शब्द में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर पाणिनि की परिभाषा। पाणिनि कौन है, पाणिनि के बारे में हम जान लेते हैं कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण हुए हैं। त्रिमुनि में से एक मुनि है पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। तो उन्हीं के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। याद रहे कि संधि शब्द जो संधि है, संधि का ही दूसरा नाम संहिता है। संधि कह दो या फिर संहिता, एक ही बात है। एग्जाम में आपसे चाहे संहिता पूछे चाहे संधि पूछे, बात दोनों की एक दूसरे के दोनों पर्यायवाची है। आगे चलिए कि परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष पर, इसी को आगे समझाया कि परिसन्निकर्ष को ही क्या कहा है, सूत्र है परिसन्निकर्ष संहिता। अर्थात इसको हमने आगे बताया कि वर्णानाम अत्यंत निकटता, कि वर्णों की अत्यंत निकटता, यानी निकटता में समीपता, निकटता समीपता ही क्या है, संहिता है। यानी दो वर्ण, यहाँ एग्जाम्पल दिया है सुधि, सुधि में क्या लिख रखा है ई, सुधि में दिया हुआ है ई, सुधि में क्या दिया हुआ है ई, सुधि में दिया हुआ है ई, सुधि में दिया हुआ है ई, क्या दिया हुआ है ई। देखिए सुधि में ई दे रखा है, सुधि में क्या दे रखा है ई, सुधि में दीर्घ ई, और दूसरा पद है यहाँ पर, या उत्तर पद कहें हम, इसमें दे रखा है ऊ। इन दोनों में जो निकटता है, बहुत पास में दोनों आकर के, वही बात है जो ऊपर समझाया वही इसमें कहा है, बस केवल वर्णों का फेरबदल है, शब्दों का अंतर है कि ई और ऊ आपस में पास में आकर के एक बन जाएंगे, अर्थात यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो क्या है, संधि कहलाएगा। ये दोनों वर्ण आकर के एक बनेगा और यहाँ रूप बनेगा यू। इसका नियम हम आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में हालांकि संधि है नहीं, लेकिन यण संधि है, ठीक है ना। जो शुद्धि में जो अंत, अब यहाँ पर वर्ण देखना है अपन को, प्लस से पहले वर्ण कौन सा है, प्लस के बाद में वर्ण कौन सा है। इन दोनों वर्णों पर ही आपको जो कुछ करना है संधि में, इन दोनों वर्णों के स्थान पर ही जो भी कुछ होगा, परिवर्तन होगा, वो सब इस संधि में होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसका रूप बनता है शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धि उपास्य रूप इसका बन जाता है। संस्कृत में संधि के भेद को जानते हैं हम, तो संस्कृत में भेद कौन कौन से होते हैं, तो संस्कृत में भेद देखते हैं। संधि भेदा, संधि के भेद। संस्कृत व्याकरण में संधि त्रयो भेदा संधि, संस्कृत व्याकरण में संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद बताए गए हैं। ते इत्थम संधि वे इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर आता है अच संधि, कौन संधि है, अच संधि। नंबर 2 पर है हल संधि। नंबर 3 पर आता है विसर्ग संधि। तो मैं यूँ कहूँ कि संधि, संस्कृत में संधि के प्रकार पूछा जाए आपसे तो 3 प्रकार बताने हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि में स्वर संधि, और अच संधि का दूसरा नाम स्वर संधि, हल संधि का नाम व्यंजन संधि, और विसर्ग को आप जानते हैं कि विसर्ग ये है, विसर्ग यानी जो कुछ परिवर्तन होगा विसर्ग में, इन विसर्ग के स्थान पर ही होगा। तो समझ में आ गया होगा संधि के भेद, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अब बता देता चाहता हूँ कि इस क्लास में हमने आज
संधि की परिभाषा, और संधि की परिभाषा में संधि किसे कहते हैं ये पढ़ा हमने। संधि की उत्पत्ति के बारे में जाना, पाणिनि की परिभाषा हमने पढ़ी, और इधर हमने संधि के भेद पढ़े। तो संधि के भेद आपको 3 रखने हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब जो आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में आपके हल संधि नहीं है, और सॉरी अच संधि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, हल संधि और विसर्ग संधि है। हालांकि हल संधि और विसर्ग संधि के भेद बहुत से बताए गए हैं, लेकिन जो जो आपके पाठ्यक्रम में है वो केवल हम यहाँ पर एक टॉपिक वाइज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम हल संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।